अमेरिका और इजराइल जंग के बीच ईरान को मिल गया है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अब नया मुखिया। कई चुनौतियां हैं तो कई सवाल भी हैं, जैसे युद्ध के बीच अब अमेरिका से बातचीत होगी या नहीं, ईरान खाड़ी देशों के बीच इजराइल के खिलाफ क्या रुख अपनाएगा और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए क्या होगा प्लान। ये सब कुछ निर्भर करता है अब नए मुखिया पर। तो बात करेंगे इसी पर कि अब किस तरह से रणनीति होगी आगे की। और इधर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक पंडित यही गणित लगा रहे हैं कि इस बार भाजपा क्या ममता बनर्जी के किले को ढहा पाएगी। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने लगा दिया है बैक गियर। आखिर एक्स फैक्टर वाले खामोश वोटर किस तरफ जा रहे हैं, पूरी खबर विस्तार से सुनिएगा। और इधर पुदुचेरी विधानसभा चुनाव में टीवीके की भी एंट्री हो गई है। टीवीके की एंट्री से बिगड़ सकता है अब एनडीए का गणित। विजय की पुदुचेरी की सियासत में एंट्री से एनडीए और डीएमके कांग्रेस गठबंधन पर क्या असर पड़ सकता है, किस पार्टी के लिए विजय खतरा बन सकते हैं, एक नज़र इस पर भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से, ये कि अमेरिका और इजराइल के संघर्ष के बीच ईरान को अब अपना नया मुखिया मिल गया है। 17 मार्च को अली लरिजानी की मौत के बाद से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का ये जिम्मेदार पद खाली था और अब आईआरजीसी के पूर्व कमांडर मोहम्मद बगैर जोलग्राद को राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद आईआरजीसी का गठन किया गया था। जोलघाद्र तब से ही आईआरजीसी से जुड़े हुए हैं। सैन्य और सुरक्षा मामलों का गहरा अनुभव है उनको, और जोलग्राद ने 8 साल आईआरजीसी में ज्वाइंट स्टाफ के तौर पर अपनी सेवाएं भी दी हैं। 8 साल तक डिप्टी कमांडर इन चीफ भी रहे हैं और 2023 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का सचिव भी इनको बनाया गया। तो अली लरिजानी की मौत के बाद ईरान की शासन व्यवस्था में जो बड़ा शून्य आ गया था, अब वो भरा जा रहा है। युद्ध के बीच ईरान को एक ऐसे शख्स की तलाश थी जिसे शासन प्रशासन के अलावा सैन्य मामलों की भी गहरी समझ हो। उसकी ये तलाश मोहम्मद बगैर जोलघाद्र के तौर पर पूरी हुई है। उनके पास इराक के साथ युद्ध लड़ने का भी अनुभव है, तो ईरान अब भरोसा करके आगे बढ़ेगा जोलघाद्र पर। लेकिन जोलघाद्र के सामने की चुनौतियां कौन कौन सी हैं, इस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि क्या लरिजानी की जगह ले पाएंगे जोलघाद्र। तो माना यह जाता है कि अली लरिजानी की तुलना में जोलघाद्र के पास सैन्य मामलों की ज़्यादा अच्छी समझ है, मगर उनके सामने कई चुनौतियां हैं। अली लरिजानी जहां एक तरफ अमेरिका के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते थे, तो वहीं दूसरी तरफ बातचीत करने के भी पक्षधर थे। हाल ही में हुई परमाणु वार्ता अली लरिजानी की कोशिश का ही एक नतीजा मानी जाती है। अगर जोलघाद्र कूटनीति की जगह सैन्य हस्तक्षेप को अधिक महत्व देते हैं, तो ये युद्ध और भी लंबा खिंच सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। साल की शुरुआत में भड़के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद ईरान में बड़ी संख्या में लोगों को पकड़ा जा रहा था। इन पर विदेशी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने का आरोप भी है। वहीं इराक सीमा के नज़दीक हमले हो रहे हैं। पश्चिम अजरबैजान प्रांत के बारे में बात की जाए तो उसे भी निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ इलाका कुर्दों का है। अमेरिका और इजराइल की पूरी कोशिश है कि ईरानी सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़काया जाए। ऐसे में बाहरी हमलों के बावजूद जोलघाद्र के सामने आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना भी सबसे बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी भी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों का परिचालन भी अब जोलघाद्र के रुख पर निर्भर करेगा। वो क्या सोचते हैं इस बारे में और उनके विदेश नीति किस तरह की है। खाड़ी देशों के खिलाफ हमले की जो प्रकृति रही है, वह भी वही तय करेंगे। अगर अमेरिका के साथ कोई बातचीत होती है तो कुल मिलाकर जोलघाद्र की भूमिका इसमें काफ़ी अहम रहने वाली है, और ऐसे विपरीत समय में ये जिम्मेदारी भी बेहद चुनौतीपूर्ण है। तो अब देखना होगा कि जोलघाद्र किस तरह के डिसीजन लेते हैं, किस तरह के निर्णय लेते हैं और आगे उनकी रणनीति कैसे होगी। और इधर बंगाल चुनाव की बात करें तो पिछली बार बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। बावजूद इसके ममता बनर्जी की सत्ता को हिला भी नहीं पाए। इस बार फिर भाजपा की अलग तरह की तैयारी है, शायद ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी है। तो सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी का किला इस बार ढहा पाएगी बीजेपी? तो क्या एक्स फैक्टर उसके काम आएगा? पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीख करीब आते ही यहाँ सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव इस बार भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। पिछली बार की थोड़ी कामयाबी से आगे निकलकर भगवा दल इस बार परचम लहराना चाहता है।
तो उसे पता है कि टीएमसी के जो कट्टर वोटर हैं उन्हें तो तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में भाजपा ने एक्स फैक्टर पर अब फोकस कर लिया है। एक्स फैक्टर क्या है ये भी बताएंगे आपको। तो बंगाल के ये एक्स फैक्टर कोई और नहीं, लेफ्ट वोट बैंक है। जी हाँ, ये लेफ्ट वोटर अपनी वैचारिक पार्टी के कमज़ोर होने के बाद से काफ़ी कंफ्यूज हैं कि वो किधर जाएं। उनके कार्यकर्ता भी इस समय मैदान से बाहर हैं। यदि ज़मीन पर ये वामपंथी वोट बैंक भाजपा की तरफ मुड़ता है तो बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है। पिछली बार भी कुछ प्रतिशत वोट यहाँ से आए थे। ऐसे में भाजपा ने लेफ्ट के एक एक छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाना शुरू कर दिया है। घर घर लेफ्ट विचारधारा वाले परिवारों के जाकर मिलना शुरू कर दिया है। पार्टी के रणनीतिकार अब ये मानकर चल रहे हैं कि अगर लेफ्ट के कार्यकर्ता और वोटर बिना किसी शोर शराबे के भाजपा को समर्थन देते हैं तो ये एक्स फैक्टर साबित कर सकता है कि भाजपा इसमें जीत सकती है। लेफ्ट का ये वोट बैंक भाजपा को सत्ता तक पहुंचाने का दम भी रखता है। हाँ, लेफ्ट के ऐसे कार्यकर्ता जो पार्टी की विचारधारा से असंतुष्ट हैं, निराश हैं और राज्य की तरक्की का मूड बदल सकते हैं। तो ऐसे लेफ्ट नेता जो सक्रिय राजनीति से दूर चले गए हैं, क्योंकि लेफ्ट बहुत समय से बंगाल की राजनीति से दूर हो चुकी है, तो वहाँ के जो नेता हैं वो भी दूर हो चुके हैं। अब वो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और इनकी पहचान कर भाजपा के कार्यकर्ताओं को उनसे मिलने के लिए अब घर घर भेजा जा रहा है। जनता के बीच संपर्क लेफ्ट वोट बैंक को साधने का है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने लोगों से अपील भी की है कि वो अपनी विचारधारा को भले ही माने लेकिन राज्य के हित में भाजपा को ही वोट दें। असल में जैसे जैसे बंगाल में टीएमसी का कद बढ़ने लगा, लेफ्ट का पतन शुरू हो गया। लाल वोटर अब भगवा को मौन समर्थन देने लगे हैं। 2014 लोकसभा के चुनाव में लेफ्ट का वोट शेयर 30% के आसपास था, जो 2019 में आकर केवल 8% रह गया। भाजपा का वोट शेयर बढ़ा, 2019 लोकसभा चुनाव में 17 से 40% तक पहुंच गया। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो ये हाल रहा कि लेफ्ट पार्टी का तो खाता ही नहीं खुला। वहीं भाजपा ने टीएमसी को चुनौती देते हुए 77 सीटें निकाल ली। अब साफ है कि विपक्षी वोटर टीएमसी के सामने भाजपा को एक विकल्प के तौर पर जरूर देख रहे हैं। तो गेम बदल सकता है। हालांकि वोट में ये कितना तब्दील होगा ये तो नतीजा ही बताएगा, लेकिन एक्स फैक्टर पर यानी लेफ्ट वोट बैंक पर अगर भाजपा फोकस करती है तो ममता बनर्जी का किला ढहाने में उसकी बहुत मदद होगी। और इधर 5 राज्यों के चुनाव में एक चुनाव पुडुचेरी में भी है। पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा काफी हाई हो चला है। पुडुचेरी में इस समय एआईएनआरसी और बीजेपी के सहयोग से सरकार चल रही है और वहीं डीएमके यहां पर विपक्ष में है। इस बार के विधानसभा चुनाव में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके भी अब मैदान में उतर आई है। 30 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। विजय की पुडुचेरी की सियासत में एंट्री से एनडीए और डीएमके कांग्रेस गठबंधन पर अब क्या असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। आखिर विजय की पार्टी पुडुचेरी में कहां स्टैंड करती है। 30 उम्मीदवारों की घोषणा कर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वी स्वामीनाथन और एआईएनआईआरसी और बीजेपी के सरकार के पूर्व मंत्री ए.के. साई, जे. सरवनन कुमार जैसे इस तरह के नेताओं को विजय ने टिकट दिया है, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इन नेताओं के टीवीके से चुनाव लड़ने की स्थिति में इनके काफ़ी सारे समर्थक अब पाले में आ जाएंगे और इससे सत्तारूढ़ गठबंधन को बेहद नुकसान पहुंच सकता है। टीवीके की राजनीतिक एंट्री से एनडीए गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन को वोटों में काफ़ी हद तक बंटवारा देखने को मिलेगा। टीवीके किसी भी गठबंधन में नहीं है, स्वतंत्र पार्टी है और ऐसे में उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी कर सकती है जो मौजूदा हालात में सरकार से नाराज़ हैं। और इतना ही नहीं, डीएमके कांग्रेस गठबंधन से जिन लोगों की नाराज़गी है वो भी टीवीके को अब एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं और उनकी पार्टी से नज़दीकियां भी बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि टीवीके की एंट्री से बिगड़ सकता है एनडीए का गणित। डीएमके कांग्रेस के लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं थलापति विजय। तो पुडुचेरी विधानसभा चुनाव देखा जाए तो बेहद दिलचस्प मोड़ पर अब पहुंच चुका है। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।